बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही प्यारी कहानी है। कहानी का आगाज़ करते हैं कि मेरा बड़ा बेटा जो महकमा कस्टम्स में एक बड़े आला अफसर के ओहदे पर फाइज है, आज मुझे रिश्ते के लिए एक लड़की के घर लेकर आया था। वो इस लड़की को बहुत पसंद करता था और हम दोनों यहाँ रिश्ते की बात करने आए थे। मेरे दिल में ये उम्मीद पल रही थी कि मेरे बेटे ने यकीनन बहुत ही अमीर, सेठ और बाअसर घराने की लड़की को पसंद किया होगा, क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा है, इतनी अच्छी जॉब करता है, तो उसकी पसंद भी मयार के मुताबिक ही होगी। वैसे भी पूरे रास्ते वो उस लड़की की तारीफ़ें करते नहीं थक रहा था कि अम्मा उसमें फ़लाँ खूबी है, अम्मा उसमें फ़लाँ पारसाई है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गाड़ी एक पुराने खस्ता हाल और तंग मोहल्ले की तरफ मोड़ी तो मेरा दिल अचानक से बैठने लगा था। मैंने सोचा कि ये मुझे कहाँ ले आया। मैंने शदीद हैरत और झुंझलाहट से पूछा कि बेटा ये कहाँ ले आए हो, ये कौन सा बेकार रास्ता है। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और आजी से कहने लगा, अम्मा बस कुछ ही देर की बात है, उसका घर बिल्कुल पास है। और ये कहते हुए उसने गाड़ी एक बुसीदा सी लकड़ी के पुराने दरवाजे के आगे जाकर रोक दी थी। गाड़ी रुकते ही मैं अंदर से बिल्कुल बिखर गई और मैंने इस लकड़ी के दरवाजे को देखकर सख्ती से कहा कि फैसल, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। मैं ऐसे छोटे घर में कभी कदम नहीं रखूंगी जहां मेरी इज्जत का कोई ठिकाना ना हो। मैं ऐसे घर में अपने इतने बड़े अफसर बेटे का रिश्ता आखिर कैसे कर सकती हूँ। लेकिन मेरा बेटा जो ड्यूटी पर बड़े बड़े निडर और बाअसर लोगों के सामने नहीं झुकता था, आज वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और मेरी मिन्नतें करने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़कर आजी से कहा कि अम्मा प्लीज़ एक बार नीचे उतरें, उसे देख तो लें, उसे मिल तो लें। जब आप उसे देखेंगी, आप उसे मिलेंगी तो आप तमाम तहफ़्फ़ुज़ात भूल जाएंगी। वो बहुत सादा और दिल की बहुत अच्छी है। हमने पैसे का क्या करना है, पैसे तो हमारे पास बहुत हैं। बस मुझे ऐसी बाहया बीवी चाहिए जो मेरे साथ चल सके और आपकी दिन रात खिदमत करे, अपने घर को वाकई घर समझे। उसके चेहरे पर मौजूद परेशानी और दुख मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने अपनी अना और गुस्से को एक तरफ रखकर मजबूरन मैं गाड़ी से नीचे उतर आई थी। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी तो फैसल ने इतने हक और एतमाद से अपना पुराना दरवाज़ा खोला जैसे वो इस घर का कोई बाकायदा फ़र्द हो। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो यहाँ पहले भी कई बार आ चुका है। घर का बैरूनी हिस्सा बहुत शिकस्ता था, मगर अंदर दाखिल होते ही सुकून महसूस हुआ। वहाँ की सफाई सलीके ने साबित कर दिया था कि यहाँ की रहने वाली ख़वातीन निहायत नफासत पसंद हैं। मुझे एक पुराने से कमरे में ले जाकर बिठाया गया जहाँ छत का पंखा अपनी मध्यम आवाज़ के साथ चल रहा था और मुझे सख्त गर्मी लग रही थी। मैं ऐसे घुटन ज़दा माहौल में बिल्कुल भी रहने की आदी नहीं थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद लड़की बेहद खूबसूरत होगी जो मेरा बेटा उस पर मर मिटा है, उसके पीछे दीवाना हो रहा है। कुछ ही देर बाद एक ज़ईफ़ और नेक सीरत खातून हमारे सामने आकर बैठ गई। सलाम दुआ के बाद वो अपनी बेटे की तारीफ़ें करने लगी। फैसल उनसे ऐसे हाल अहवाल पूछ रहा था जैसे उसकी अपनी सगी माँ हो। वो उन्हें बार बार माँ जी कहकर पुकार रहा था। ये देखकर मेरे दिल में गुस्से का तूफान उठने लगा कि मेरा बेटा इस गरीब घराने से न जाने कब से और किस हद तक जुड़ा हुआ है। इतने में एक लड़की चाय के 2 कप और बिस्किट लिए कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही मैंने नज़र उठाकर उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे कुल 2 बेटे थे, हसन और फैसल। मैंने अपने शौहर के इंतकाल के बाद उन्हें बड़े प्यार, मान और मेहनत से पाला था। अपनी जवानी की तमाम बहारें, अपने दिल के तमाम अरमान उन दोनों की बेहतरीन तरबियत पर कुर्बान कर दिए थे। मैं चाहती थी कि मेरे बेटे पढ़ लिख कर आला मकाम हासिल करें, अपने पाँव पर खड़े हो सकें और ढेर सारी दौलत कमा सकें। जब मेरे शौहर का अचानक इंतकाल हुआ था तो हालात ने मुझे एक ऐसे अंधेरे भंवर में ला खड़ा किया था जहाँ दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ यही बन गया था कि मैं अपने बच्चों को इस मकाम पर पहुंचा दूं कि वो माशरे में सर उठाकर जी सके। इस मकसद के लिए मैंने अपने वो सब कुछ किया जो एक गरीब माँ कर सकती थी। मैंने अपने तन के कपड़ों से लेकर अपने बचाए हुए जेवरात तक सब कुछ बेच दिया ताकि उनकी तालीम में कोई कमी ना रहे। छोटे बेटे हसन के साथ मेरा जज्बाती लगाव कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि वो आदत का बेहद नरम और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। मेरी हर बात को पत्थर पर लकीर समझता था, जबकि मेरा बड़ा बेटा फैसल बचपन से ही संजीदा, समझदार और अपने असूलों का पक्का था।
बाप का साया उठते ही और ज़्यादा ज़िम्मेदार हो गया और हमेशा सोच कर फैसले किया करता था। अल्लाह ने मेरी बरसों की दुआओं और कुर्बानियों का सिला यूँ दिया कि फैसल अपनी मुकाबले के इम्तिहान पास करके कस्टम्स के शोबे में डायरेक्ट एक बड़ा अफसर भर्ती हो गया और हसन ने भी अपनी कोशिशों से पुलिस में जॉब हासिल कर ली। जब वो दोनों अपनी पहली सैलरी लेकर आए और मेरी बूढ़ी कपकपाती हुई हथेली पर वो रकम रखी तो मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी भर की तमाम थकन एक लम्हे में ख़त्म हो गई है। उस दिन से हमारे घर के हालात ने नया मोड़ लिया और हम गुर्बत की तारीक वादी से निकलकर खुशहाली की तरफ बढ़ने लगे। हमारे ख़ानदान और अजीज़ व अकारब में मेरी हैसियत अब बदल चुकी थी। मुझे याद थे वो दिन जब मैं किसी रिश्तेदार की तकरीब में जाती थी तो मुझे किसी कोने में बिठा दिया जाता था। जब इनके अब्बा का इंतकाल हुआ था तो कोई रिश्तेदार हमसे ढंग से बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन कहीं उनसे हम उधार ना मांग ले। यहाँ तक कि दावतनामे भी हम तक नहीं भेजे जाते थे। लेकिन अब वक़्त का पहिया ऐसा घूमा कि ख़ानदान की हर तकरीब का कार्ड सबसे पहले हमारे घर आने लगा और जब मैं किसी महफिल में दाखिल होती तो लोग अपनी नशिस्तों से एहतरामन खड़े हो जाते थे और जो औरतें माजी में मुझसे मुंह फेर लिया करती थी वो अपने बच्चों को बुला कर मुझसे मिलवाया करती थी। मुझे महसूस होता था कि मैं इस घर की एक मेहमान खसूसी हूँ। उनकी निगाहों में अब तहकीर नहीं बल्कि एक एहतराम और लालच झलकता था। ये सब मेरे बेटों की कामयाबी, उनके किरदार का नतीजा था और मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता था। मैं हर वक़्त सजदा शुक्र में रहती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसी दौलत और इज़्ज़त ने मेरे अंदर एक नई ख्वाहिश को जन्म देना शुरू कर दिया। गुर्बत के तलख तजर्बात ने मेरे जहन पर ये बात बिठा दी थी कि दुनिया में सिर्फ दौलत और ऊंचे ओहदे की वुसअत होती है, लोग सिर्फ पैसा देकर इज्जत करते हैं। इसी सोच के तहत मैंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि मैं अपने बेटों के लिए इंतहाई अमीर, सेठ और बाअसर घराने से रिश्ते तलाश करूंगी ताकि हमारी तरक्की का ये सफ़र मज़ीद बुलंदियों को छू सके। मैं उन लड़कियों को बहू बनाकर कभी अपने घर नहीं लाऊंगी जिनके माँ बाप ने हमें गरीबी में अकेला छोड़ दिया था। जब मैंने फैसल से उसकी शादी का जिक्र किया तो वो मुस्कुराकर बात को टाल दिया करता था और कहता था, अम्मा मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं पहले घर बनाना चाहता हूँ। अगर आपको बहू लाने का शौक़ है तो आप छोटे बेटे हसन का घर बसा दें, वो छोटा है और उसे मेरी मौजूदगी में शादी की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आपकी बहू घर आ जाए ताकि आप भी अकेली ना रहें। हसन जो मेरे साथ हर मामले में मुत्फिक था वो भी यही कहता था कि अम्मा अगर भाई अभी शादी नहीं करना चाहते तो उनकी मर्ज़ी है, आप मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दें और जब चाहेंगे शादी कर लेंगे। मैं एक अजीब सी परेशानी का शिकार थी कि लोग क्या कहेंगे कि बड़ा बेटा अभी कवारा है और छोटे की शादी पहले कर दी। लेकिन हसन मुझे तसल्ली देता था कि अम्मा लोगों की बातों की परवाह ना करें, आप बस खुशियां मनाएं। जब मैंने ख़ानदान में अपने बेटों के रिश्तों की बात शुरू की तो हमारे घर दरवाजे पर रिश्तों का एक तांता बन गया था। हर कोई हमारे घर अपनी बेटी भेजने को तैयार था क्योंकि अब हम वो पसमानदा ख़ानदान नहीं रहे थे। आखिर मैंने हसन का रिश्ता शहर के एक इंतहाई अमीर और बाअसर घराने में तय कर दिया था जहाँ दौलत की रेल पेल थी। उसके पास सिर्फ 2 बेटियां और इकलौता बेटा था जो बैरूने मुल्क में होता था और उन्होंने मंगनी पर ही हसन को एक आली शान घर तोहफे में दे दिया था, जिसे देखकर मेरी आंखें चुंधिया गई थी और मेरी सोच का ज़ाविया बदल गया था। अब मैं सिर्फ ये सोचती थी कि कस्टम्स अफसर फैसल की मंगनी भी किसी ऐसे ही अमीर और सेठ घराने में करूंगी जहां काफ़ी पैसा हो और फिर दोनों भाइयों की शादियां एक साथ करूंगी। मगर फैसल के दोबारा इनकार पर मैंने हसन की शादी की तारीख का ऐलान कर दिया। मैंने अपनी होने वाली बहू इंसा के लिए शहर के सबसे महंगे बाजार से कपड़े और जेवरात खरीदे, लेकिन जब हसन ने उसे बताया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वो मेरी खरीदी हुई कोई चीज़ नहीं पहनेगी। मुझे शदीद दुख हुआ, लेकिन हसन ने मुझे समझाया कि अम्मा अमीर घराने की लड़कियां अपनी शॉपिंग खुद करती हैं, आप बुरा ना माने। फिर शादी से चंद दिन पहले जब मैंने घर का सबसे बड़ा कमरा हसन और इंसा के लिए तैयार करवाया तो एक शाम हसन ने मुझे बताया कि इंसा इस पुराने घर में रुखसत होकर नहीं आना चाहती बल्कि इस आलीशान तोहफे वाले घर में जाना चाहती है जो उसके माँ बाप ने दिया था, क्योंकि वो अमीर बाप की बेटी है और उसे अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद है। अपने बेटे की खुशी की खातिर मैं खामोश हो गई, मगर फैसल ने तंज किया कि अम्मा इतने अमीर घराने में शादी करनी थी तो बहू लाने की क्या ज़रूरत थी, बस खामोशी से अपना बेटा उनके हवाले कर देती। शादी के दिन हॉल में सब मेरी बहू की खूबसूरती और अमीरी की तारीफ़ें करते नहीं थक रहे थे, लेकिन शादी के ऐन बाद जब नई नवेली बहू अपने शौहर के साथ अपने उस नए घर चली गई तो हम खाली हाथ अपने पुराने घर वापस आ गए थे।
घर पहुंचते ही फैसल मेरे पास आया और कहने लगा, अम्मा अब इस बात को छोड़ दें, अब मुझे शादी करनी है। मैंने हैरत से पूछा कि कल तक तो तुम्हें नहीं शादी करनी थी, आज एकदम से क्या हो गया? तो उसने कहा कि एक हफ्ता गुजर जाए तो मैं आपको उस लड़की के घर ले चलूँगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। क्या फ़ायदा ऐसी बहू का जो आपके घर में आई ही नहीं। मैंने अब फैसला कर लिया है, मैं शादी करूँगा और वो आपके पास रहेगी। मैं उसकी बात पर मुतमिन हो गई क्योंकि फैसल 2 महीने की छुट्टी पर आया हुआ था। एक दिन वो मुझसे कहने लगा कि आप भाभी से बात कर लें, हसन को भी साथ ले लें ताकि वो भी देख लें, और अगले दिन हम रवाना हो गए। हसन और इंसा दूसरी गाड़ी में थे और मैं फैसल के साथ रास्ते भर सोच रही थी कि कोई बहुत बड़ी और अमीर फैमिली होगी जो मेरे बेटे ने पसंद की होगी। लेकिन जैसे ही फैसल ने गाड़ी एक पुराने और गुस्सीदा मोहल्ले की तरफ मोड़ी तो एक बहुत ही पुराने घर के सामने ला खड़ी की, जिसका लकड़ी का दरवाज़ा भी जगह जगह से टूटा हुआ था। मेरा रंग उड़ गया और मैं अपनी बहू के सामने शर्मिंदा होने लगी। हसन की गाड़ी पीछे रुकी तो इंसान ने उतरने से ही साफ मना कर दिया कि वो इस गंदे मोहल्ले में नहीं उतरेगी, और उसने नखरीले अंदाज में शीशा बंद कर लिया था। जबकि हसन भी कभी अपने बड़े भाई की मिन्नत की परवाह किए बगैर फ़ौरन गाड़ी मोड़कर वापस चला गया था। मैं भी अंदर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने अपने बड़े बेटे का उतरा हुआ चेहरा देखा तो मैं अंदर चली गई। घर पुराना था मगर साफ सुथरा था। हमें एक छोटे से कमरे में बिठाया गया जहाँ सिर्फ छत का पंखा चल रहा था। मुझे सख्त गर्मी और उलझन हो रही थी। फैसल बार बार मेरा हाथ दबाकर हाथ जोड़ता कि अम्मा खुदारा कोई गलत बात मत करना। इतने में एक बूढ़ी औरत दाखिल हुई जो लड़की की माँ लग रही थी। बताने लगी कि वो उनकी इकलौती बेटी है जिसे शौहर की वफ़ात के बाद बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया है। मेरे दिल में था कि चलो बच्ची खूबसूरत होगी तो चलेगा, लेकिन जैसे ही वो लड़की जिसका नाम फ़िज़ा था चाय की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई तो मैं दंग रह गई। कुछ खास खूबसूरत नहीं थी, सांवले रंग की बिल्कुल आम सी लड़की थी। मैं हैरान थी कि इस सांवली लड़की ने मेरे हसीन और इतने बड़े अफसर बेटे को कैसे फंसा लिया। उन्होंने चाय पेश की मगर मेरा दिल कुछ भी खाने को तैयार नहीं था और मुझे लगा कि ये लालची माँ बेटी ने मिलकर मेरे बेटे को फंसाया है। मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई और कहा कि मुझे घर जाना है। वो माजरत करते रहे मगर मैं बाहर निकल आई। गाड़ी में बैठते ही फैसल पर बरस पड़ी कि एक तो तुम मुझे इस गंदगी में ले आए और दूसरा ये लड़की बिल्कुल तुम्हारे काबिल नहीं है। अगर खूबसूरत होती तो मैं गरीबी छुपा भी लेती, मगर सारा ख़ानदान बातें करेगा कि कस्टम्स अफसर की माँ आखिर क्या उठा लाई है। एक तरफ इंसान जैसे चांद का टुकड़ा है और दूसरी तरफ ये लड़की। मैं ये रिश्ता किसी कीमत पर कबूल नहीं करूँगी। फैसल मुझे रास्ते भर मनाता रहा, अम्मा वो दिखने में बेशक खूबसूरत ना हो लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, आपकी खिदमत करेगी, आपके साथ रहेगी। मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। शाम को हसन घर आया और गुस्से से बोला कि भाई ने ये क्या काम किया। मेरी बीवी के सामने मेरी इज्जत क्या रह गई। वो मेरा मजाक उड़ा रही थी कि तुम लोग अमीर हो गए हो लेकिन तुम्हारी जहनी गुर्बत नहीं गई। अपने भाई का लेवल देखो, हमें कहाँ लेकर आ गया। मैंने हसन को डांटा कि तुमने अपनी बीवी को अपने बड़े भाई का मजाक आखिर क्यों उड़ाने दिया, तो वो उल्टा मुझसे मुंह बनाकर चला गया। जब फैसल ने देखा कि मैं रिश्ता नहीं करूंगी तो वो भी खामोश होकर बैठ गया और मुसलसल परेशान रहने लगा। अपने बड़े बेटे को यूं तड़पता देखकर मुझसे उसकी तकलीफ न देखी गई, क्योंकि मैंने तो कभी बच्चों को परेशान नहीं देखा था। मैंने मजबूरी के आलम में दिल पर भारी पत्थर रखते हुए फिजा से अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का होते ही फैसल खुश हो गया और छुट्टी खत्म होने पर ड्यूटी पर चला गया, जबकि मैं घर में तन्हा रह गई थी। दूसरी तरफ हसन अपनी बीवी के साथ अलग घर में रहता था और फ़ोन पर भी हाल अहवाल कम ही पूछता था। चुनाचा मैंने हसन को फ़ोन किया कि मैं घर में अकेली घुटन महसूस कर रही हूँ, चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर आ जाऊँ। ये सुनकर हसन का अजीब सा जवाब था। उसने कहा, अम्मा मैं शाम को फ़ोन करके बताऊँगा। मैं हैरान रह गई कि अपने बेटे के घर जाने के लिए वो मुझसे वक्त मांग रहा है। शाम को उसने बड़ी सादगी से कहा, अम्मा ये घर इंसा का है, मैं उसकी इजाज़त के बगैर आपको यहाँ कैसे ला सकता हूँ। ये बात सुनकर मेरे दिल पर गोया आरी चल गई कि एक माँ को अपने बेटे के घर में दाखिल होने के लिए बहू की इजाज़त की ज़रूरत थी। अगले दिन वो खुद मुझे लेने आ गया। मैंने गाड़ी में बैठते ही उसे सुनाया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बीवी से इजाज़त लेकर माँ को लेने आए हो। तो वो उल्टा मुझ पर बरस पड़ा कि आपसे किसने कहा था कि इतनी अमीर लड़की से मेरी शादी कराएं। जब वो इस घर की मालिक है तो मुझे उससे पूछ कर ही लाना पड़ेगा ना। अब मैं उसके साथ ज़िंदगी शुरू कर चुका हूँ, उसे छोड़ तो नहीं सकता। जब मैं हसन के घर पहुंची तो वो घर नहीं बल्कि एक महल नमा आलीशान बंगला था, जहां कदम रखते ही इंसान को अपनी वुसअत का एहसास होने लगता है।
لیکن وہ خوبصورت محل میرے لیے ایک سونے کا پنجرا ثابت ہوا، کیونکہ وہاں کی آباد ہوا مجھے عجیب سی اجنبیت اور تذلیل محسوس ہو رہی تھی۔ انسا کا رویہ میرے ساتھ انتہائی ٹھنڈا اور خشک لگ رہا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنا تو دور کی بات، مجھے دیکھ کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتی تھی۔ جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا تھا وہ بے شک بہت بڑا اور آسائشوں سے آراستہ تھا، مگر اس کمرے میں مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ رات کو جب کھانے کا وقت آیا تو ملازمہ نے آ کر مجھے میرے کمرے میں ہی کھانا دے دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حسن اور انسا کہاں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں کھانا کھاتی ہیں اور وہ کسی کے ساتھ ڈائنر ٹیبل پر بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ حسن بھی اپنی بیوی کے دباؤ میں اس قدر دب چکا تھا کہ وہ دن بھر صرف چند منٹوں کے لیے میرے کمرے میں آتا، میرا حال پوچھتا اور پھر انسا کے بلاوے پر جلدی سے واپس چلا جاتا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے دولت کی جس چمک دھمک کے لالچ میں اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کی تھی، اس دولت نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا تھا اور وہ اپنے ہی گھر میں ایک نوکر کی طرح بن کر رہ گیا تھا، جہاں فیصلے اس کی بیوی کرتی تھی اور وہ صرف اس کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ 2 دن وہاں گزارنے کے بعد میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے اپنا سامان پیک کیا اور حسن سے کہا کہ مجھے میرے پرانے گھر میں واپس چھوڑ آؤ، کیونکہ مجھے تمہاری اس امیری اور عالی شان بنگلے سے زیادہ اپنا وہ غریبانہ گھر پیارا ہے جہاں میری عزت تو ہے۔ حسن نے مجھے روکنے کی معمولی سی بھی کوشش نہیں کی اور چپ چاپ مجھے میرے گھر چھوڑایا۔ کچھ دنوں بعد فیصل کی شادی کا وقت آیا تو میں نے شادی کو بالکل سادہ اور خاموشی سے نپٹانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میرے دل میں فضا اور اس کے خاندان کے لیے اب بھی غصہ اور نفرت موجود تھی۔ ہم چند 2 کرائے کی گاڑیوں میں گئے اور فضا کو ایک سادہ سے جوڑے میں رخصت کر کے اپنے گھر لے آئے تھے۔ نہ کوئی دھوم دھام ہوئی، نہ کوئی بڑا فنکشن کیا گیا، لیکن فضا کے اس گھر میں قدم رکھتے ہی گھر کا نقشہ بدلنے لگا۔ وہ اتنی باحیا، بااخلاق اور نفاست پسند لڑکی تھی کہ اس نے پہلے دن سے ہی اس گھر کو جنت بنا دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، پورے گھر کی صفائی خود اپنے ہاتھوں سے کرتی، میرے لیے گرم گرم ناشتہ اور میری پسند کا کھانا بناتی اور ہر وقت میری خدمت پر پیش رہتی تھی۔ حالانکہ ملازم موجود تھے لیکن میرا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ فیصل ڈیوٹی پر بھی چلا جاتا تو وہ میرا ایسے خیال رکھتی جیسے میری سگی بیٹی ہو، میری ادویات کا وقت یاد رکھتی، میرے پاؤں دباتی، مجھ سے مٹاس بھرے لہجے میں باتیں کرتی۔ فیصل جب بھی واپس آتا اپنی بیوی کو میری اتنی عقیدت سے خدمت کرتے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں اپنے فیصلے کی کامیابی پر ایک عجیب سا اطمینان اور غرور دکھاتا تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ جو چہرہ مجھے سانولا اور بدصورت لگتا تھا، اس کے پیچھے ایک خوبصورت، شفقت اور محبت سے بھرا ہوا دل دھڑکتا تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے اپنے والدین کے گھر کی غربت کی وجہ سے کیے گئے برتاؤ کا شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی فیصل سے کوئی فرمائش کی تھی۔ وہ تھوڑے میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی اور ہر حال میں خوش رہنا جانتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے اپنی غلط فہمی اور لالچ پر شدید شرمندگی ہونے لگی۔ میں اکثر راتوں کو اکیلے میں بیٹھ کر روتی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی کہ میں نے ظاہری چمک اور امیری کو اپنا معیار بنا لیا اور سیرت و کردار کو ٹھکرا دیا تھا۔ حسن کے گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے گئے۔ انسا کی غرور اور بدسلوکی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اس نے حسن پر طرح طرح کی پابندیاں لگا دیں اور آخرکار حالات اس نوبت پر آ پہنچے کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی اور حسن بالکل اکیلا، تنہا، کنگال ہو کر واپس میرے پرانے گھر میں آ گیا۔ جب وہ بکھرا ہوا پچھتاوے کے ساتھ آنسو بہاتا گھر داخل ہوا تو فضا نے بھابھی بن کر عزت سے اس کی پذیرائی کی، اس کے لیے گرم کھانا بنایا اور اسے تسلی دی کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ حسن نے روتے ہوئے میری گود میں سر رکھا اور کہا، اماں آپ کی بات سچ ثابت ہوئی، امیری اور حسن و جمال سے گھر نہیں بستے بلکہ نیک سیرت اور باحیا عورت سے گھر بسایا جاتا ہے۔ کاش میں بھی بھائی کی طرح سیرت اور اخلاق کو ترجیح دیتا تو آج یہ میرا حال نہ ہوتا۔ میں نے فیصل کی بیوی فضا کو سینے سے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے فیصل کے ذریعے ایسی عظیم بہو سے نوازا تھا۔ کہانی کے آخر میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی ظاہری حسن، مال و دولت اور اونچے عہدوں کے لالچ میں آ کر رشتوں کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصلی شرافت، سکون اور خوبصورتی انسان کے پاکیزہ کردار میں ہوتی ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔